हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एंड बिजनेस बार। एक बार फिर हम एक साथ जुड़ गए हैं। आज हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज से पहले के दो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाकर के क्लिक करके आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं सभी का। अभी तक हमने ये सब कर लिया है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी पैसे का लेन देन जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे आता है वो इवेंट कहलाता है। और अकाउंट जहाँ पे हर बिजनेस ट्रांजैक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड की जाती है टू ए सिमिलर नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, सारा लेन और सारा देन, मतलब जितनी अमाउंट आएगी वो और जितनी अमाउंट जाएगी वो सभी एक जगह पे रिकॉर्ड होंगी, वो होगा अकाउंट। फिर मैंने बताया था कि बिजनेस और अकाउंट्स को अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ तो वो क्या है, एसेट्स बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था कैपिटल प्लस ड्राइंग। कैपिटल क्या होता है? एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कुछ भी, चाहे वो कैश लेके आ रहा है, चाहे वो स्टॉक लेके आ रहा है, चाहे वो फर्नीचर लेके आ रहा है, कुछ भी वो बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है, कौन? ओनर जो भी बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल। और सिर्फ लेके तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ लेके भी जाएगा। और ओनर जो बिजनेस से कुछ भी लेके जा रहा है, चाहे वो मंथली कैश विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो फर्नीचर लेके जा रहा है, चाहे वो स्टॉक लेके जा रहा है। अब रामू बर्गर कंपनी में बर्गर बन रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं उनके बच्चे खाएंगे नहीं, उसके बच्चे भी बर्गर खाएंगे। तो वो बर्गर जो घर पे खाने के लिए लेके जा रहा है वो किसके अंदर कवर होंगे? ड्राइंग्स के अंदर। कुछ भी चीज जो ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा? ड्राइंग। नेक्स्ट हमने कवर किया था एसेट। एसेट के 3 पार्ट हैं। एसेट्स की 3 कंडीशन थी। नंबर 1 वो बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। नंबर 2 वो हमें कुछ ना कुछ कमा के दे। नंबर 3 वो हमारे एसेट्स की 3 कंडीशन थी। नंबर 1 वो बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। नंबर 2 वो बिजनेस को कुछ ना कुछ कमा के दे। और नंबर 3 कोई भी ऐसी अमाउंट जो हमें किसी थर्ड पर्सन से लेनी है वो हमारी एसेट के अंदर कवर होती है। ये 3 चीज, इनमें से कोई भी एक चीज भी अगर कोई एक भी चीज कंप्लाई हो जाती है तो वो हमारी एसेट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। एसेट की डेफिनेशन कंप्लीट। एसेट्स के 3 पार्ट हैं। नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स, नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट्स, नंबर 3 फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। ये मैंने बताया था, ये मैं कवर करवाऊंगा एक्सपेंसेस के साथ। आज हम वही एक्सपेंसेस करने वाले हैं। नेक्स्ट बाकी 2 क्या है? टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी टच्ड और फील, जो हम फील कर सकते हैं, और टच जो हम छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स के अंदर कवर होंगे। इनटेंजिबल एसेट्स जो हम नहीं टच कर सकते, जो हम नहीं छू सकते, वो हमारे हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में मैंने एग्जांपल दिया था गुडविल, पेटेंट। आपका होमवर्क जो मुझे याद आ रहा है कि आपको गुडविल और पेटेंट के बारे में कुछ ना कुछ पता करके आना था, आज मैं फिर से वो करवाऊंगा। क्या गुडविल होता है, क्या हमारा पेटेंट होता है। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं, वो हमारे किसके अंदर कवर होता है? इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर। टेंजिबल एसेट्स के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में जो 3 कंडीशन एसेट्स की थी वो तो कंप्लाई करेगा ही करेगा, प्लस उनमें से कोई एक कंडीशन तो कंप्लाई करेगा ही करेगा, प्लस वो 2 एक्स्ट्रा कंडीशंस कंप्लाई करेगा। नंबर 1 वो 1 साल से ज्यादा यूज में आएगा, और नंबर 2 उसे हम दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदेंगे। किसके लिए नहीं खरीदेंगे? उसे हम दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदेंगे। तो वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आ जाएगा। जैसे कोई भी हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो वो हम दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, अनलेस एंड अनटिल हमारा बिजनेस ही प्रॉपर्टी डीलिंग का है। तो बिल्डिंग हो गया। फर्नीचर है, अभी रामू बर्गर एंड कंपनी ने सोफे लगाए थे तो वो उसने बेचने के लिए नहीं लगाए थे, वो उसने कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए लगाए थे। तो वो हमारे किसके अंदर कवर होंगे? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कवर होंगे। नेक्स्ट था हमारा करंट एसेट। करंट एसेट्स के हमने किए हैं 4 पार्ट्स। नंबर 1 एटसेट्रा है, पार्ट्स कितने भी बन सकते हैं, एग्जांपल्स हैं, ये मैं कवर करवा रहा हूँ। स्टॉक क्या है? स्टॉक
साल के एंड में जो भी माल हमारा बिना बिका हुआ रह गया वो हमारा किसके अंदर कवर होता है? स्टॉक के अंदर। अभी राम बर्गर एंड कंपनी का साल के एंड पे क्या बिका हुआ, बिना बिका हुआ रहेगा? उसका बिका ब्रेड बिना बिके हुए रहेंगे, उसने कुछ ना कुछ ब्रेड लेके आया था वो, जो उसके बिना बिके हुए रहेंगे। उसके बाद उसका कुछ मसाले होंगे, सॉस होगा, सोया सॉस होगा, मेयोनीज होगी, वो क्या है? वो उसके स्टॉक के अंदर कवर होंगे। नेक्स्ट जो है वो इन्वेंट्री है। स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या अंतर है? स्टॉक मेजरली स्टॉक सब यूज होता है ट्रेडर्स के लिए, जो बना बनाया माल लेके आते हैं और बना बनाया माल बेच देते हैं। इन्वेंट्री जो यूज होता है वो यूज होता है मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? कच्चा माल लेके आता है, फैक्ट्री के अंदर बनाता है और तैयार माल बेच देता है। फैक्ट्री के अंदर लेके आया सबसे पहले कच्चा माल, जो वो कच्चा माल लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल एक कपड़ा बनाने की वह फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें क्या होगा? मैन्युफैक्चरर जो है वो कपड़ा लेके आएगा, धागा लेके आएगा, सिलाई मशीन उसके पास होगी, वो उसे सील के शर्ट बना के बेचेगा, लोअर्स बना के बेचेगा, पैंट्स बना के बेचेगा। वो क्या रहेगा? फिनिश गुड्स। और जब वो कच्चा माल लेके वो बना रहा होगा, जो भी शर्ट बना रहा है, शर्ट अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, ना उसके बटन्स लगे हैं, कफ नहीं लगे हैं, कॉलर नहीं लगे हैं, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर तैयार है। तो वो क्या रहेगा? वो ना तो पूरा बना हुआ है, ना ही पूरा आधा है, ना ही वो रॉ मटेरियल है, ना ही वो फिनिश गुड्स है। तो वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। और जब पूरी तरह से शर्ट बन के तैयार हो जाती है तो वो हमारी क्या है? फिनिश गुड्स है। उसके बाद डेब्टर। डेब्टर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसे हमने उधार में माल बेचा है। हमने जो शर्ट बनाई, वो शर्ट हमने उसे उधार में बेची है, वो हमारी क्या है? उससे हमें अब पैसे लेने हैं। पैसे लेने हैं तो वो हमारा क्या होगा? डेब्टर। उसके बाद आ गया बिल्स रिसीवेबल। कई बार क्या होता है कि डेब्टर्स एक फिक्स डेट के ऊपर हमें लिख के दे देते हैं, एक नोट तैयार करके देते हैं कि मैं ए फिक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ सम ए सर्टेन अमाउंट टू ए सर्टेन पीपल ऑन ए सर्टेन डेट। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सम सर्टेन टू ए सर्टेन पीपल एंड ऑन ए सर्टेन डेट, वो उसके ऊपर साइन करके हमें दे देता है। तो वो हमारा बिल्स रिसीवेबल बन जाता है, हमें उससे पैसे लेने हैं। बाकी और अच्छे से हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में, जल्दी आने वाला है, एटसेट्रा। तो अभी तक हमने पढ़ा है, वो सारा रिवाइज हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कवर करते हैं फटाफट। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? एसेट्स के अंदर थर्ड कंडीशन क्या थी? एसेट्स की थर्ड कंडीशन थी जो भी अमाउंट हम किसी थर्ड पर्सन से लेंगे वो हमारे लिए क्या होगी? एसेट होगी। क्लियर? वैसे ही सिमिलरली कोई भी ऐसी अमाउंट जो हमें किसी थर्ड पर्सन को देनी है, जो हमें किसी थर्ड पर्सन को देनी है, वो हमारे लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी। मतलब वी मीन्स बिजनेस में जब भी वी आई शब्द का यूज करूंगा, मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। बिजनेस रामू बर्गर एंड कंपनी, रामू बर्गर एंड कंपनी। तो बिजनेस को अगर किसी भी पार्टी को, बिजनेस इज लाइबल टू पे एन अमाउंट, वो उसका उत्तरदायित्व है कि वो एक सर्टेन अमाउंट पे करे किसी भी थर्ड पर्सन को, तो वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी के कितने पार्ट्स होते हैं सर? जब भी हम जाएंगे पार्ट्स की बात करेंगे। लायबिलिटी के बच्चे 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 करंट लायबिलिटी, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, नंबर 3 इंटरनल लायबिलिटी, और नंबर 4 एक्सटर्नल लायबिलिटी। अरे सर ये क्या है? करंट लायबिलिटी मतलब सिमिलर टू करंट एसेट्स, जो कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर हमें किसी से कुछ लेना है तो हम वो 1 साल के अंदर ले लेते हैं, तो वो हमारा किसके अंदर कवर हो जाता है? करंट एसेट के अंदर। वैसे ही सिमिलरली अगर हमें कोई अमाउंट किसी को पे करनी है, लाइक हमने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया बिजनेस के अंदर, क्रेडिट कार्ड से हम
बिजनेस के लिए एक फ़ोन ज़रूरी था जिससे हम कस्टमर मैनेजमेंट करते हैं, हमारे कस्टमर्स के कॉल आते हैं, वो कॉल रिसीव करके हम बर्गर की होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो उससे हम एक फ़ोन लेके आए, वो फ़ोन हमारे लिए एसेट है, हमने एसेट्स परचेज किया है। तो वो क्रेडिट कार्ड पे हमने जब वो स्वाइप करके फ़ोन परचेज किया तो एक सर्टेन अमाउंट हमें बैंक को पे करनी पड़ेगी, वो हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी। तो वो जो अमाउंट है पर्टिकुलर, वो हमें कितने दिन में पे करनी पड़ेगी, 45 डेज में। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की लिमिट 45 डेज होती है, तो 45 दिन में हमें जब वो वापस पे करनी पड़ेगी, तो 45 दिन 1 साल से कम है, तो वो हमारे किसके अंदर कवर हो जाएंगे, करंट लायबिलिटीज के अंदर। अगर हमें कोई ऐसी अमाउंट है जो 1 साल से ज़्यादा में पे करनी है, तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगी। करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बीपी। ये क्या लिख दिया सर, ये है बिल्स पेएबल, बच्चा बिल्स पेएबल, इसका एब्रीविएशन बीपी होता है। अरे वाह सर, आपने तो हमारा ज्ञान बढ़ा दिया। बच्चा मेरे साथ रहोगे, ज्ञान ही ज्ञान पाओगे। बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर मतलब सिमिलर टू डेप्टर। डेप्टर जब हमें किसी से कोई पैसा लेना है, वो हमारा क्या है, डेप्टर है। वैसे ही जब हमें किसी को कोई पैसा देना है, वो क्या है, क्रेडिटर है। जब हमें कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट, जब हम कोई सामान परचेज करके लेके आ रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम हमारा माल बेच के सामने वाले से पैसा ले रहे थे, तो इसमें सामने वाला हमें सामान बेच के पैसे लेगा, तो उसके लिए हम डेप्टर हैं, हमारे लिए वो क्या है, वो हमारे लिए क्रेडिटर है। हम उससे सामान परचेज कर रहे हैं, बदले में उसे पैसे दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम उधार में लेके आ रहे हैं तो हमें वो पैसा बाद में देना होगा, और कोई भी ऐसा पैसा जो हमें देना होगा वो फ्यूचर में, वो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उधार में माल लेके आ रहे हैं, तो फ्यूचर में जब भी जो भी अमाउंट हमें पे करनी है, वो हमारी क्रेडिटर्स के अंदर क्लासिफाई हो जाएंगे। उसके बाद बिल्स पेएबल। सिमिलरली जैसे हम डेप्टर से एक नोट लिखवा के लेते हैं कि XYZ 25,000 रुपये मैं 15 मार्च को तुमसे ले लूँगा, रामू से 15,000 रुपये, सॉरी 25,000 रुपये 15 मार्च को मैं रामू से लूँगा। वो एक प्रोमिसरी नोट, सॉरी एक बिल मैं तैयार करता हूँ, उस पर रामू के साइन करवाता हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो मेरा क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। वैसे ही जब मैं किसी अमाउंट पे साइन करके देता हूँ कि 25,000 रुपये शामू को मैं पे करूँगा, तो वो मेरे लिए क्या है, बिल्स पेएबल। क्लियर। नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक बैंक से लोन हम निकलवाते हैं, लाइक डिबेंचर है। नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स हैं बैंक लोन, इसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अगर हम कोई बैंक से लोन ले रहे हैं, हमने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया, हमने जमीन खरीद ली, लैंड हमारी किस में जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग का क्या होगा, बिल्डिंग हमारी एसेट्स में जुड़ेगी। साथ के साथ जो बिल्डिंग बनाने में पैसा लग रहा है, वो पैसा हमने किससे लिया, वो पैसा हमने बैंक से उधार लिया है, और जो बैंक से उधार लिया वो हम कब पे करेंगे, वो हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे ब्याज के साथ। तो वो हमारा क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए हमने वो लोन लिया है, तो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के जो लोन लेंगे वो किसके अंदर कवर होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर कवर होगा। बच्चा देन नेक्स्ट इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या है, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब है कोई भी ऐसी अमाउंट जो हमें पे करनी है, किसको, उन पर्सन्स को जो बिजनेस के अंदर है, जो बिजनेस के अंदर है। बिजनेस के अंदर कौन कौन है सर, बिजनेस के अंदर है वर्कर्स हैं जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। रामू बर्गर एंड कंपनी पे एक क्या है, एक वर्कर लगा रखा है जो बर्गर को सर्व करता है, जो बर्गर होम डिलीवरी करता है, वो क्या है, वो वर्कर्स हैं। अगर उन्हें कोई अमाउंट हमें पे करनी है, अब उस वर्कर ने क्या किया, पूरे महीने काम किया,
पूरे महीने काम करने के बाद उसकी सैलरी हमें पे करनी है। हमने इस महीने पे नहीं की, हम क्या बोले कि बच्चा इस बार प्रॉफिट हमारा कम है, अगली बार हम आपको सैलरी विद इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अगले महीने जब वो काम करेगा तो पिछले महीने की और इस महीने की एक साथ सैलरी लेगा। इस महीने की सैलरी हमारी एक्सपेंस के अंदर जाएगी, एक्सपेंस हम बात करेंगे। लेकिन जो पिछले महीने की सैलरी वो हमारी क्या है, वो लाइबिलिटी बन चुकी है। तो वो लाइबिलिटी जो है वो किसके लिए है, वो वर्कर के लिए है, तो वो किसके अंदर क्लासीफाई हो जाएगी, इंटरनल लाइबिलिटी के लिए। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कोई भी ऐसी अमाउंट जो हमें किसी बाहर वाले को पे करनी है। बाहर वाला कौन, बिजनेस से बाहर। बिजनेस से बाहर कौन कौन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है। कोई भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हमें गवर्नमेंट को पे करने वो क्या है हमारा, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स ये भी हमारे किसके अंदर कवर हो सकते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर। बैंक्स हैं वो भी हमारे किसके अंदर कवर हो सकते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर कवर हो सकते हैं। तो इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब है एन अमाउंट विच इज पेएबल टू अ पर्सन हु इज इनसाइडर ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस के अंदर ही काम करता है। फॉर एग्जांपल वर्कर्स हो गए, स्टाफ हो गया, उसके अलावा ओनर है, ओनर की जो कैपिटल हम पे कर रहे हैं वो भी ओनर ने अपना कोई रिलेटिव है वो मैनेजर्स के तौर पे रख रखा है, तो वो क्या है, इंटरनल स्टाफ है। उसके बाद एक्सटर्नल कोई भी ऐसा पर्सन जो बाहर का पर्सन है उसे हम पे करेंगे, वो क्या है हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी है। जैसे हम उसमें एग्जांपल क्या है, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, वो क्या है एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर कवर होता है। अभी ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया। अभी हमारे लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर, उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें लास्ट टॉपिक बचा है प्रॉफिट। सर प्रॉफिट क्या होता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, बता चिंटी प्रॉफिट मतलब क्या है। प्रॉफिट का मतलब है जो भी मैंने कमाया, जो मुझे लाभ हुआ, प्रॉफिट का मतलब लाभ। हाँ एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताऊं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्या होता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस माइनस एक्सपेंडिचर्स। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस माइनस एक्सपेंडिचर्स। अभी रिवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, बच्चा तीनों पे बात करेंगे। रिवेन्यू का मतलब क्या है, रिवेन्यू मिलकर बना है, रिवेन्यू को हम बोल सकते हैं टोटल ऑफ सेल। अभी ये सेल क्या है, हाँ बच्चा अभी ये सेल क्या है, इसे मैं मिटा रहा हूं। ये जो चार्ट है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। रिवेन्यू को हम क्या बोल सकते हैं, रिवेन्यू को हम बोल सकते हैं टोटल ऑफ सेल। अभी ये सेल क्या है, सेल का मतलब है जो हमारे पास स्टॉक है उस स्टॉक को हम किसी थर्ड पर्सन को फॉर ए सर्टेन सम जब हम बेच देते हैं। सेल का मतलब क्या है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं। ओनरशिप जब हम ट्रांसफर कर देते हैं, क्या करते हैं, ओनरशिप जब हम ट्रांसफर कर देते हैं कि इससे पहले इस पर्टिकुलर चीज का ओनर मैं था, इसके बाद इसके ओनर आप हो जाओगे अगर आप मुझे ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सम दोगे, एक सर्टेन। रिवेन्यू को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं टोटल ऑफ सेल से। अरे सर ये सेल क्या है, सेल का मतलब है बच्चा जब हम अपनी ओनरशिप किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मानो ये मार्कर का ओनरशिप किसके पास है,
दुकानदार के पास है। जब मैं गया परचेज़ करने तो मैंने क्या किया, मैंने ये 20 रुपये दिए और बदले में एमआर ले लिया। तो इससे पहले इसका स्वामित्व, ओनरशिप को किसके पास थी, वो दुकानदार के पास थी। और जब मैंने 20 रुपये दिए तो उसने वो ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र कर दी, वो मुझे ट्रांसफ़र कर दी। अब इसका ओनर कौन है, अब इसका ओनर मैं हूँ। तो जब भी हम अपने सामान का स्वामित्व, ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी दूसरे पर्सन के नाम पे, बदले में जो हमें पैसा मिलता है वो अमाउंट हमारे लिए क्या होती है, सेल। और सेल अपने एग्जाम्पल के अंदर रामू बर्गर एंड कंपनी के अंदर हमने क्या किया था, 20,000 रुपये के बर्गर को बेच दिया था कितने में, 30,000 रुपये में। तो 30,000 रुपये क्या है हमारी, 30,000 रुपये हमारी सेल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि टोटल ऑफ सेल, टोटल ऑफ सेल का मतलब क्या है, जब मैं पूरे साल में जितने बर्गर बेचूंगा, पूरे साल में जितने बर्गर, मान लो मैंने 4 करोड़ रुपए के टर्नओवर किया है, 4 करोड़ रुपए का मैंने बिजनेस किया है, उसमें क्या है 4 करोड़ रुपए की बर्गर बेच दी, तो वो टोटल ऑफ सेल है। वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा कहलाता है रिवेन्यू, पूरे साल का। जब मैं पूरे साल का जो भी जितना भी सामान बेच के मैंने पैसा कलेक्ट किया वो मेरा क्या कहलाता है, रिवेन्यू। और रिवेन्यू में ध्यान से सुनना बच्चों, रिवेन्यू में जब हम अदर इनकम ऐड कर देते हैं, अदर इनकम, तो हमारा क्या बन जाता है, टर्नओवर। क्या बन जाता है, टर्नओवर। अरे सर फिर ये एब्रीवेशन लिख दिया आपने। बच्चों एक बार फिर हम आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। टर्नओवर को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम टीओ, टर्नओवर, T/T/O, टर्नओवर कहलाता है। तो रिवेन्यू आपको पता है चल के, रिवेन्यू का मतलब है टोटल ऑफ सेल। और अदर इनकम क्या होती है, अदर इनकम का मतलब है, मान लो मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, बर्गर एंड कंपनी, रामू बर्गर एंड कंपनी बनाने के लिए ज़मीन खरीदी थी। वो ज़मीन मैंने खरीदी थी 100 एकड़ की। 100 एकड़ में से 80 एकड़ में मैंने क्या किया, मेरा रामू बर्गर एंड कंपनी का बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे पास 20 एकड़ की ज़मीन जो है वो खाली पड़ी है। रामू बर्गर एंड कंपनी तो 80 एकड़ में बन गई है, लेकिन वो 20 एकड़ की ज़मीन खाली है। मैंने क्या किया, मैंने वो किसी को रेंट पे दे दी, और वो जिसने रेंट पे लिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया किस चीज़ का, पार्किंग का। उन्होंने वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह देनी शुरू कर दी। तो अब लोग आते हैं, 10 रुपये उसे देते हैं और पार्किंग की जगह यूज़ करते हैं, तो उसका भी बिजनेस चल रहा है। लेकिन वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें रेंट पे कर रहा है। तो मेरे लिए रेंट क्या है, रेंट जो है वो अदर इनकम है। तो मेन इनकम क्या है, मेन इनकम है मेरी बर्गर बेचने की। बर्गर बेचने से जो मिलेगी वो मेरी मेन इनकम है। तो रेंट मेरे लिए क्या है, अदर इनकम है। और एक एग्जांपल और बताता हूँ। मान लो रामू बर्गर कंपनी पिछले 4-5 साल से फुल पैसा ही पैसा कमा रही है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा, पैसा पैसा उठा के उन्होंने क्या किया, बैंक में डाल दिया। बैंक में क्या किया उन्होंने, एफडी करवा ली, फिक्स डिपॉजिट। बच्चा फिक्स डिपॉजिट, फिर से शॉर्ट फॉर्म सर, अरे बच्चा हम आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। फिक्स डिपॉजिट करवा ली। फिक्स डिपॉजिट पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ज़्यादा रेट से। तो वो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो हमारा क्या है बच्चा, अदर इनकम। क्या है, अदर इनकम। तो अदर इनकम रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन भी हम कह सकते हैं। कमीशन हमारा क्या है, अदर इनकम है। तो अदर इनकम, जब टोटल ऑफ सेल में अदर इनकम जुड़ जाएगी तो हमें क्या मिलेगा बच्चा, टर्नओवर। तो चलो इसे मैं साफ साफ अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, रिवेन्यू को अगर मैं साफ साफ लिखना चाहूँगा तो मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट बराबर है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेंडिचर्स। रिवेन्यू को मैं कहूँ सेल, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर टाइम पे वो होती है सेल। जब हम पूरे साल का टोटल करते हैं तो टोटल ऑफ सेल जो होती है वो हमारी बन जाती है रिवेन्यू। और जब रिवेन्यू के अंदर अदर इनकम जुड़ जाती है
अदर इनकम जुड़ जाती है तो हमें मिलता है क्या, हमें क्या मिलता है बच्चों, टर्नओवर। क्लियर। अभी हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंस मतलब क्या है, एक्सपेंस मतलब कोई भी ऐसी अमाउंट, मतलब कोई भी एक अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं सामान जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। हम किसका बिजनेस कर रहे हैं, बर्गर का। तो हम ब्रेड को लेके आने से लेकर और बर्गर तैयार करके बेचने तक अगर कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एक्सपेंस। मतलब रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स से अगर हम कोई अमाउंट पे कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस दो तरह के होते हैं बच्चा, कौन से, नंबर एक डायरेक्ट एक्सपेंस और नंबर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है अगर मैं आपको कहूं कि जिस भी चीज़, जो भी हम काम कर रहे हैं अगर उससे रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू कोई अमाउंट अगर हम पे कर रहे हैं तो वो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कंसिडर होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं कि हमारा बिजनेस था शर्ट बनाने का, ये शर्ट के अंदर जो हम कपड़ा खरीद के ला रहे हैं, धागा खरीद के ला रहे हैं, बटन खरीद के लेके आ रहे हैं, ये चीज़ें क्या कर रही है, ये चीज़ें शर्ट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। अगर मैं कहूँ कि ये शर्ट में बटन ही नहीं है तो इसे कौन कितने में रुपये में खरीदेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं इसे। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। अगर हम इस शर्ट में बटन लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अगर धागा ही ना लगा हो, इसमें सिर्फ कपड़ा हो, तो इसे कितने में खरीदेंगे, कम में खरीदेंगे। जब ये धागे के साथ सिल जाएगी तो इसे ज़्यादा में खरीदेंगे। तो धागा क्या है, इसकी डायरेक्टली वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है। और कोई भी ऐसा खर्चा जो पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज़ कर ले वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। और जब कोई भी ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली अफेक्ट ना करे प्रोडक्ट की वैल्यू को, वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सबसे पहले डायरेक्ट की बात करेंगे। डायरेक्ट में मैं आपको बता दूं, कुछ एग्जांपल्स बता दूं तो हमारा गुड्स जो है वो डायरेक्ट है। एक्सपेंस के अंदर हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमारा गुड्स क्या है, जो भी सामान हम खरीद के लेके आ रहे हैं फॉर रीसेल के लिए, जो हम दोबारा बेचने के लिए कोई सामान खरीद के लेके आ रहे हैं वो हमारा कंसिडर होगा गुड्स के अंदर। और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो सकता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं हमारे वेजेस जो हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, गुड्स। वेजेस क्या है, जो भी वर्कर शर्ट बना रहा है वो शर्ट बनाने का क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है। वो पैसा डायरेक्टली क्या है, अगर वो शर्ट नहीं बनाएगा शर्ट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। अगर वो धागे से शर्ट नहीं बनाएगा तो क्या रहेगा, वो कपड़ा रहेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो जो डायरेक्टली धागे से सिल के शर्ट, कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट कर रहा है वो उसकी डायरेक्टली वैल्यू में इंक्रीज कर रहा है। तो डायरेक्ट वैल्यू इंक्रीज जो करेगा वो किसके अंदर जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जा रही हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का सिंपल सा मतलब ये कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रहा है वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हमारे फैक्ट्री के गेट पे जो हमारा प्लांट लगा हुआ है शर्ट बनाने का, उसके फैक्ट्री के गेट पे एक वॉचमैन बैठा हुआ है, उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, क्या उसकी सैलरी से शर्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है। अगर उसको सैलरी देंगे तो भी शर्ट उतने की बिकेगी, नहीं देंगे तो भी शर्ट उतने की बिकेगी। तो क्या है, वो जो खर्चा हम कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ कोई इंक्रीमेंट या कोई डिक्रीमेंट नहीं कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। दूसरा एग्जांपल मैं दूं कि अकाउंटेंट क्या करता है, एक अकाउंटेंट क्या करता है, वो कोई शर्ट सिलता है जाके, नहीं, वो क्या करता है, वो जाके उनके बुक्स में अकाउंटिंग, उनका जो डाटा है वो रिकॉर्ड करके इंफॉर्मेशन तक पहुंचाता है। वो क्या करता है, उनके सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है बुक्स के अंदर और उन्हें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अकाउंटेंट ये काम करता है, लेकिन क्या उससे उस शर्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी, नहीं। तो वो क्या है, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैं क्या कह सकता हूँ, सैलरी हो सकती है। दूसरा सैलरी क्या थी, अकाउंटेंट सैलरी लेगा, वॉचमैन जो है वो सैलरी लेगा, तो वो हमारी क्या है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। दूसरा क्या हो सकता है, डिस्काउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
कैसे? अगर हम हमारे सेल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, छूट देते हैं, हमारी सेल बढ़ाने के लिए छूट देते हैं। बच्चों अगर मैं कहूँ डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं? डिस्काउंट होते हैं 2 टाइप के, डिस्काउंट होते हैं 2 टाइप के। नंबर 1 होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है जब हम एक पर्टिकुलर छूट देते हैं जब हमसे कोई बल्क में सामान परचेज करने आता है। जैसे कोई कस्टमर आता है, सर मुझे 2 शर्ट चाहिए, 2 शर्ट चाहिए, ले जा भाई, 500 रुपये की 1 शर्ट, 1000 रुपये की 2 शर्ट, नक्की है। लेकिन कोई आके बोलता है कि मुझे 20 शर्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 450 रुपये लगा देंगे उसे। तो 450 के हिसाब से 9000 रुपये की शर्ट होगी टोटल। तो टोटल 9000 रुपये की शर्ट, उसमें हमने क्या किया? वैसे अगर हम 20 शर्ट नॉर्मल रेट पे बेचते तो वो 10,000 रुपये की जाती, लेकिन हमने कितने बेच दी? 9000 रुपये में। तो 1000 रुपये क्या है? 1000 रुपये डिस्काउंट है सर। वो क्या है? हमारी छूट है, डिस्काउंट है। और जो 1000 रुपये हमने डिस्काउंट दिया बल्क परचेज के लिए, वो हमारा कौन सा डिस्काउंट होता है? वो हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। और बच्चों इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं होगी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। क्या बताया बच्चों मैंने? ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो हम बुक्स के अंदर वो जो सेल की है हमने, वो कितने की रिकॉर्ड करेंगे? वो हम 9000 रुपये की रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 10,000 करके 1000 घटा के नहीं दिखाएंगे। हम क्या करेंगे? 9000 की रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। दूसरा क्या है बच्चों हमारा? कैश डिस्काउंट। आगे अकाउंटिंग जब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ट्रेड डिस्काउंट जब क्लैरिफाई कर दूंगा मैं, टेंशन ना लो कि वो बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे नहीं रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये याद रखना कि सर ने एक पॉइंट बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट सिंपल एज दैट, जब हम मार्केट से पैसा जल्दी निकालने के लिए एक डिस्काउंट देते हैं। अभी क्या था, रामू के यहाँ पे एक बर्गर खाने आता था रोज़, प्रीति नाम से लड़की थी, वो रोज़ बर्गर खा के जाती थी और एक स्माइल दे के चलो पैसा वसूल। रामू 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, 1 महीना देखा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भैया। बर्गर खाओ, स्माइल दो और चले जाओ, ऐसे तो नहीं होगा। तो रामू ने क्या किया? रामू ने प्रीति से जल्दी पैसा लेने के लिए कि ताकि वो स्माइल की जगह उसे वापस पैसा दे, तो उसने एक प्रीति को डिस्काउंट ऑफर किया। उसने एक डिस्काउंट ऑफर किया। डिस्काउंट था कि आप मुझे बर्गर के पैसे जितने अभी तक खा लिए आपने, उन बर्गर के पैसे 5% कम करके दे दो। तो वो 5% जो हमने कम किया है वो हमारा क्या है? कैश डिस्काउंट है। तो मान लो बर्गर था 30 रुपये का, 30 रुपये का 5%, 5 15, 1 रुपये 5 पैसे, ये उसने कम करके 28 रुपये 5 पैसे हर बर्गर के हिसाब से 1 महीने की पेमेंट कर दी उसने। तो जो 1 रुपया 5 पैसा है वो हमारे लिए क्या है? कैश डिस्काउंट है। और कैश डिस्काउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होता है। क्लियर बच्चों? एक्सपेंसेस क्लियर है। अभी हम आते हैं एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब जब भी हम कोई एसेट्स से रिलेटेड कोई खर्चा करते हैं, एसेट्स परचेज करने के लिए, एसेट्स को रिपेयर करने के लिए, तो जब भी हम एसेट से रिलेटेड कोई खर्चा करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। अभी एसेट का मतलब आपको पता है, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। एसेट्स मतलब वही 3 चीज़ें, कौन सी? बिजनेस के नाम पे होना चाहिए, बिजनेस को कमा के दे, और तीसरा अगर किसी थर्ड पर्सन से कोई भी अमाउंट हमें लेनी है तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए एसेट है। ये एसेट्स की 3 चीज़ें, इनमें से कोई भी एक चीज़ कंप्लाई हो जाती है तो वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट कहलाती है। अभी एसेट के फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए हमने देखा था कि फिक्स्ड एसेट के अंदर 2 चीज़ें हैं कि वो एक
साल से ज़्यादा चलेगा, नोट फॉर रीसेल है तो वो फिक्स्ड एसेट में क्लासीफाई हो जाएगा, और जो 1 साल के अंदर कन्वर्टेबल इनटू कैश है तो वो करंट एसेट्स में हम शो करेंगे। तो वो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी। अब भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए, अभी कोई बिल्डिंग परचेज करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, ना कि एक्सपेंस है। बच्चों डिफ्रेंशिएट कर लेना, एक्सपेंस है जब हम कोई प्रोडक्ट को परचेज से लेके सेल तक पहुंचाते हैं, उसके बीच के ड्यूरेशन में जो भी खर्चे होते हैं वो हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं। लेकिन अगर हम किसी एसेट से रिलेटेड खर्चे करते हैं तो वो हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट होते हैं, नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर और नंबर 2 रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर के कितने पार्ट होते हैं बच्चा, 2। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर और नंबर 2 रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कोई भी ऐसा खर्चा जिससे रिलेटेड बेनिफिट हमें उसी साल में मिल जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमने क्या किया था, हमने हमारे करंट एसेट्स के अंदर एक सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, स्टॉक। दूसरा क्या बताया था, इन्वेंट्री। अगर मैं स्टॉक का एग्जांपल, स्टॉक हमारे लिए क्या है, करंट एसेट है, और स्टॉक को परचेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। या फिर अगर मैं कहूँ कि फर्नीचर को खरीदने के लिए मैंने क्या किया था, खर्चा किया था, और मेरा ऐसा फर्नीचर है जो कि मेरा 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अभी मैंने प्लास्टिक की चेयर्स ली थी कि लोग बैठ के उस पर आराम से खाना खा सकें। वो प्लास्टिक की चेयर की जो ड्यूरेशन है वो 1 साल तक की है। वो 1 साल के अंदर या तो उसका पैर टूट जाएगा, या उसकी कमर की सीट निकल जाएगी, या उसके बैठने की जगह टूट जाएगी, कुछ भी है, लेकिन वो कुर्सी 1 साल से ज़्यादा नहीं चलती है। तो 1 साल की ड्यूरेशन है उसकी कुर्सी की। तो वो कुर्सी परचेज करने के लिए जो मैंने खर्चा किया था वो मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है। लेकिन वो कुर्सी से रिलेटेड जितना बेनिफिट मुझे मिलना था वो 1 साल के अंदर मिलके ख़त्म हुआ, तो वो मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, वो मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन अगर वहीं पे मैं सोफ़े परचेज करता हूँ, जो सोफ़े मुझे 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देंगे, जो 1 साल से ज़्यादा चलेंगे, तो वो सोफ़े मेरे लिए क्या है, वो सोफ़े मेरे लिए है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है, सिंपल। जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल के अंदर रिसीव हो जाएगा वो मेरे लिए क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले सालों में मिलेगा वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है, सिंपल। इसमें एक थर्ड पार्ट होता है जो है थर्ड पार्ट हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो मैंने बताया था आपको कि मैं एक्सपेंस के साथ करवाऊंगा आपको एक टॉपिक। आप भूल गए बच्चों, मैं नहीं भूला हूँ। कौन सा टॉपिक था वो, नॉमिनल एसेट का, और दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक तरफ मैं लिखता हूं क्या, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरी तरफ मैं लिखता हूं क्या, नॉमिनल एसेट। 2 चीज़ें हैं बच्चों, दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको समझाऊं कि मैंने एक खर्चा किया एडवर्टीजमेंट पे, मैं एग्जांपल लूँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का। अब एडवर्टीजमेंट पे होता क्या है कि बहुत भारी मात्रा में खर्चा होता है, क्योंकि सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है उसे कोई नहीं जानता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसे कोई नहीं जानता है। तो आप मार्केट में लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कि लोगों को उसके बारे में जानकारी मिले, आप क्या करते हो, आप एडवर्टीजमेंट करते हो। टीवी पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह पे आप क्या करते हो, आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारियाँ लोगों को पहुंचाते हो। उसमें खर्चा लगता है,
आदमी एंगेज होते हैं, जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं उनको पैसे दे के उनके नाम पे आप वो करवाते हो, उनसे प्रमोशन करवाते हो। उसके बाद कोई ब्रांड एम्बेसडर रखते हो, उसका खर्चा होता है। तो एडवर्टीज़मेंट पे जो है वो बैनर छपवाते हो, फिर एलसीडी पे एडवर्टीज़मेंट्स जो भी है वो काफ़ी भारी मात्रा में खर्चा होता है। तो होता क्या है कि जब आपने एडवर्टीज़मेंट करवाई है तो एडवर्टीज़मेंट में मान लो एग्जांपल आपका खर्चा लग गया 1.5 लाख रुपए। कितना लग गया? 1.5 लाख रुपए लग गया। लेकिन आपको पता चला कि ये जो 1.5 लाख रुपए लगाए हैं आपने, ये आने वाले 5 सालों तक आपको बेनिफिट देंगे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आज आपने पोस्टर लगाया वो 1 साल के अंदर पोस्टर निकल जाएगा, नक्की होगा। नहीं, वो पोस्टर आपका कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल तक चलेगा। जो आपने टीवी पे ऐड डाली है वो ऐड आपको लंबे टाइम तक लोग देखेंगे। तो जैसे जैसे लोग देखेंगे वो दूसरे पर्सन को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, तो उसका बेनिफिट जो मिलेगा आपको वो आने वाले 5 सालों तक मिलेगा। तो ये 1.5 लाख रुपए जो हैं ये हम क्या करेंगे, अगर एक ही साल में हम खर्चा मान के अगर इसे अपने रिवेन्यू से कम कर देंगे, हमारा रिवेन्यू मान लो था 70,000 रुपये। कितना था रिवेन्यू? रिवेन्यू हमारा था 70,000 रुपये, और उसमें से हम खर्चा सिर्फ अकेला एडवर्टीजमेंट का 1.5 लाख रुपये। तो क्या होगा? हमें लॉस दिखेगा 80,000 रुपये से। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका बेनिफिट आने वाले 5 सालों में मिलेगा तो ये खर्चा 5 सालों में बटेगा। 1 साल में खर्चा हम रिकॉर्ड थोड़ी ना कर देंगे। तो ये 5 सालों में खर्चा बटेगा। तो इस साल का खर्चा कितना होगा हमारा? इस साल का खर्चा होगा डिवाइड बाय 5, तो 30,000 रुपीज़। तो हम एक्सपेंसेस में सिर्फ 30,000 रुपीज़ ही रिकॉर्ड करेंगे और इस पे प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट लाने के लिए ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हुआ क्या है कि जो खर्चा था वो हम बेफालतू में ज़्यादा दिखा रहे थे। इस साल हमने 1.5 लाख का खर्चा दिखा के 80,000 रुपये का लॉस दिखा दिया, और अगले साल एडवर्टीजमेंट पे कोई खर्चा दिखेगा ही नहीं, तो अगले साल हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। लेकिन एक सच्चा अकाउंटेंट वही है जो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे। उसका जो ट्रू एंड फेयर व्यू आपको दे, ये क्या है? ये तो गलत था। हालांकि इस साल में हमने खर्चा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लॉस हो गया। हमारा जो खर्चा था वो इस साल का 30,000 रुपये था। क्लियर है? तो अभी मैं इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाऊंगा? मैं इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगा हर साल का 30,000 रुपये में दिखाऊंगा। किसके अंदर? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। और बैलेंस कितना बच गया इसका? बैलेंस बच गया बच्चों 1,20,000 रुपये एक साल के एंड पे। अब वो 1,20,000 रुपये में कहाँ दिखाऊंगा? नॉमिनल एसेट में। ये आ गया फर्स्ट ईयर एंड, ये आ गया सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड और 5th ईयर एंड। तो 1,20,000 रुपये और 30,000 रुपये का खर्चा हमने दिखा दिया। सेकेंड ईयर में फिर हम 30,000 रुपये का खर्चा दिखा देंगे, और अपोजिट में क्या होगा? अपोजिट में हम 90,000 रुपये से अपना एसेट दिखा देंगे। थर्ड ईयर में क्या होगा? फिर इसमें से 30,000 रुपये हम खर्चा निकाल देंगे, और अपोजिट में क्या होगा? 60,000 रुपीज़ का हमारा क्या दिखेगा? नॉमिनल एसेट दिखेगा। तो नॉमिनल एसेट क्या है? नॉमिनल एसेट है वो खर्चा जो एक्चुअल में हम आगे आने वाले सालों में उसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो हम उसे अपने एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि ये एसेट से रिलेटेड कुछ है नहीं, इसमें एक्सपेंसेस होते हैं। कोई भी ऐसी अमाउंट जो हमें दिखानी है कि ये हमें आगे आने वाले टाइम पे मिलने वाली है, तो वो हमें क्या होता है? हमारा नॉमिनल एसेट। तो नॉमिनल एसेट का 1,20,000 रुपये ये हमें आने वाले सालों में घटाने हैं। अभी इसे नहीं घटा सकते, तो हम इसे कहाँ दिखाएंगे? नॉमिनल एसेट के अंदर। तो 1,20,000 रुपये से हमारा नॉमिनल एसेट बढ़ेगा, 30,000 रुपये से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर सेम 30,000। कमेंट में बताओ
नेक्स्ट 2 ईयर का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, 4th ईयर में कितनी अमाउंट आएगी, 5th ईयर में कितनी अमाउंट आएगी। ओके, क्लियर। तो आज के लिए हम हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड लक गाइस, डू योर बेस्ट, डू स्टडी रेगुलर एंड डू रिवीजन प्रॉपरली। और कल हम इसका पूरे चैप्टर का एक चार्ट रिवीजन करेंगे, उसके अंदर हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। एक वीडियो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट और हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। क्लियर। गुड लक गाइस।